हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में आज मैं आपसे जो संघ लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग के संबंध में जो मैंने बताया था कल की क्लास में, कुछ इसके महत्वपूर्ण ऐसे प्रावधान हैं जो बचे हुए हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न उठते हैं। आज मैं आपसे यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करूंगा, जो इसके संबंध में खासकर संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में, निर्वाचन आयोग के संबंध में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ है उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बचे हुए समय में आज मैंने भाग 16 जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध की बात की है, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी के संबंध में कुछ विशेष बातें बताई गई है, तो उसकी चर्चा भी आज मैं आपसे कर लूंगा। क्योंकि यह भाग ज्यादा बड़ा नहीं था तो इसीलिए मैंने इस क्लास में इसको शामिल कर लिया है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं यूपीएससी से। यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। तो इसके संबंध में पहली बात आपको जानकारी क्या रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। जो आपका यूपीएससी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसके संबंध में आपको याद रखना है कि धौलपुर हाउस दिल्ली में एक धौलपुर हाउस है, तो वहां पे यूपीएससी का हेडक्वार्टर है। फिर अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध मैंने कल भी परसों वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 316 के तहत इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति को होता है। अच्छा, यहाँ पे साथ ही साथ मैंने एक चीज और याद रखेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ जो कंफ्यूजन की स्थिति राज्य लोक सेवा आयोग से बनती है उसकी चर्चा भी मैं यहाँ पे, जो भी आपसे प्रश्न बनते हैं उसको मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। जैसे ये लोक सेवा आयोग की बात की जाए, जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है, तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति या सदस्यों की नियुक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन वही बात अगर स्टेट पीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो उसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करता है। बात आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे लिखा हटाने की शक्ति, कि इन अध्यक्ष या इन सदस्यों को हटाने की शक्ति किसको होगी? तो इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि चाहे बात संघ लोक सेवा आयोग की जा रही हो या राज्य लोक सेवा आयोग की, दोनों स्थितियों में हटाने की शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने की शक्ति दोनों मामलों में राष्ट्रपति को ही होगी। यदि कार्यकाल की बात की जाए तो यह संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो वही इनका कार्यकाल होता है। और यदि बात राज्य लोक सेवा आयोग की जाए तो 6 वर्ष की आयु, ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, आपको याद रखना है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही इनका कार्यकाल होगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष की और 62 वर्ष की आयु, और आपका जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वह इनका कार्यकाल होगा। अधिकतम सदस्य, जब परसों मैंने आपको बताया था तो अधिकतम सदस्यों के संबंध में मैंने आपको बताया था कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार इसमें सदस्यों की नियुक्ति करता है। लेकिन यदि वर्तमान की बात की जाए तो इसमें वर्तमान में अधिकतम 11 सदस्य हैं। कितने? 11 सदस्य हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर प्रथम अध्यक्ष, यदि आपका यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? सर रोस बर्कर। जो इसके प्रथम लोक सेवा, जो आपका लोक सेवा आयोग है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर रोस बर्कर थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष एच.एन. कृपलानी थे। कौन थे? यदि प्रथम आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब तो आपके सर रोस बर्कर हो जाएंगे। लेकिन यदि उसमें भारतीय शब्द जोड़ दिया गया कि लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो थे एच.एन. कृपलानी, और ये कब बने थे? 1947 में। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो मैंने आपको कल भी बताया था कि डॉक्टर मनोज सोनी, वर्तमान में आपके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि सिविल सेवा के जनक यानी कि जो नागरिक सेवाएं हैं, और मैंने आपको बताया था कौन कौन थी नागरिक सेवाएं, जिसमें आईएएस आपका शामिल था और आईपीएस शामिल था और आईएफओएस शामिल था, जिसमें मैंने आपको बताया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये अखिल भारतीय सेवाएं थी। तो वही जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवा यानी कि सिविल सेवा या नागरिक सेवा है उसका जनक किसको माना जाता है? कार्नवालिस को। सिविल से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिविल सेवा के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो कौन थे? कार्नवालिस थे। फिर सिविल सर्विस डे, ये डे से भी एक प्रश्न बन जाता है कि आखिर सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल, आपको याद रखना है 21 अप्रैल वह तिथि होगी जिस दिन सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1947 से हुई थी। कब से हुई थी? 1947 से। फिर सिविल सर्विस को, बहुत महत्वपूर्ण ये बात आपको याद रखनी होगी कि स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया,
जो सिविल सर्विस है उसको स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस को स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया की संज्ञा दी थी। तो कहीं कहीं आपको स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया लिखा मिलेगा और कहीं कहीं मिलेगा भारत का इस्पाती ढांचा। तो आप दोनों शब्दों को याद रखिएगा। यदि आपसे भारत का इस्पाती ढांचा पूछ लिया जाए तो किसके बारे में कहा गया था? सिविल सर्विसेज के बारे में कहा गया था। और किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर केंद्र में आपको याद रखना है कि सिविल सेवा का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो यदि केंद्र सरकार की बात की जाए तो सिविल सेवा का सर्वोच्च पद, या केंद्र सरकार की बात की जाए या समस्त सेवाओं की बात की जाए, चाहे केंद्र या राज्य किसी भी सेवा की बात की जाए, तो आपको याद रखना है कि सिविल सेवा में सर्वोच्च पद होता है कैबिनेट सचिव का। जो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव होता है वह सिविल सेवा का सर्वोच्च पद होता है। कौन सा? कैबिनेट सचिव। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। कौन है? राजीव गाबा वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। वहीं अगर राज्य में सिविल आपका सर्वोच्च पद की बात की जाए सिविल सेवा में तो वह मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव। तो यूपीएससी के संबंध में ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। मुझको ये जरूरी लगा था इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। अब उसी क्रम में हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के विषय में आपका भाग 15 मैंने पूरा विस्तृत पढ़ा दिया था और जो भी प्रावधान बन सकते थे उसकी चर्चा मैंने आपसे कल की क्लास में कर ली थी। लेकिन वहां पे मैंने आपको बताया था कि अभी ईवीएम और वीवीपैट दो ऐसे टॉपिक हैं जो बच रहे हैं और जिनके संबंध में, चूंकि चुनाव का समय चल रहा है और ईवीएम चूंकि विवादित विषय भी है, तो इसलिए इनके संबंध में जानना आपके लिए आवश्यक है। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो सबसे पहले मैंने लिया है ईवीएम। तो सबसे पहली बात, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1982 में केरल की परूर विधानसभा क्षेत्र में। आपको याद रखना है, आपको कहीं 1982 और कहीं 1983 भी लिखा मिल सकता है। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो प्रायोगिक तौर पर इसका प्रयोग किया गया था 1982 या 83 में केरल की परूर विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। और उसके बाद इसके संबंध में याद रखना है कि 2009 में आम चुनाव व विधानसभा चुनाव में प्रयोग, 2009 का जो आम लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें इसका पूर्णतः प्रयोग किया गया था और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी इसका प्रयोग किया गया। और अब जो आपका लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, वह किसके माध्यम से होता है? ईवीएम के माध्यम से कराया जाता है। फिर आपको एक बात और याद रखनी है कि इस ईवीएम मशीन जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें अधिकतम सदस्य कितने आ सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि अधिकतम प्रत्याशियों की संख्या इसमें कितनी होगी? 64 प्रत्याशी अधिकतम इसमें हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो ईवीएम के संबंध में ये महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने आपको बता दी। फिर आपका है वीवीपैट। वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। आपको याद रखना है कि वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या होगी? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। ये आपकी वीवीपैट की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके संबंध में क्या याद रखना है कि वोट की सत्यता की जांच के लिए पर्ची 7 से 8 सेकंड में निकलती है। कहने का मतलब, जब आपने ईवीएम का बटन दबाया, जैसे किसी भी पार्टी को आपने वोट दिया, तो उसके सामने एक मशीन लगी रहती है वीवीपैट की, जिसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा, खासकर ईवीएम के माध्यम से उसको जानकारी होगी कि जब हम ईवीएम का बटन दबाते हैं तो उसके सामने एक मशीन रखी रहती है। जिस पार्टी को हमने वोट दिया है तो उस पार्टी के चुनाव चिन्ह की पर्ची साइड में लगे वीवीपैट में सामने आ जाती है। तो वही बात है कि वोट की सत्यता की जांच के लिए, या आखिर जिस पार्टी को मैंने वोट दिया है क्या उसी पार्टी में वोट गया है, तो उसकी सत्यता की जांच के लिए जो आपका ईवीएम मशीन है, जो आपकी यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका बटन दबाने के 7 से 8 सेकंड के बाद यह पर्ची निकल आती है। फिर इसका सर्वप्रथम प्रयोग के विषय में याद रखिएगा कि 2013 में नोमसेन विधानसभा है, 2013 में नोमसेन विधानसभा जो कि नागालैंड की विधानसभा है, इसके उपचुनाव में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। कब? 2013 में। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में 343 सीटों पर प्रयोग किया गया। जो आपका 2019 का लोकसभा आम चुनाव था उसमें कुल 343 सीटों पर इसका वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। तो वीवीपैट के संबंध में ये महत्वपूर्ण बातें कुछ थी। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वोटर आईडी कार्ड, जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, तो वोटर आईडी कार्ड को किसने जारी करवाया था? किसका उसमें श्रेय था सर? सर्वाधिक श्रेय किसका था? वोटर आईडी कार्ड जारी होता है, सर्वाधिक श्रेय किसको गया था? टीएन सेशन थे, एक व्यक्ति का नाम क्या है? टीएन सेशन। इनके द्वारा वोटर आईडी कार्ड जारी करवाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बची थी, जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी मैंने आपसे यहाँ पे विस्तृत चर्चा कर ली है। अगर आपको इतना तैयार है, जो मैंने लोक सेवा आयोग की और निर्वाचन आयोग की 2 अलग अलग क्लासें ली हैं, अगर वो तैयार है तो इनसे बनने वाला प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। फिर भाग 16,
भाग 16 में बात की गई है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 तक विस्तारित है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो कुछ वर्गों में किसके लिए विशेष उपबंध का इसमें प्रावधान किया गया है? एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि इसका विस्तार अनुच्छेद 330 से 342 तक किया गया। सॉरी, आर्थिक रूप से मेरे मुंह से निकल गया, आर्थिक नहीं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से नहीं बल्कि शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके संबंध में चर्चा यहाँ पे की गई है। तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसकी चर्चा मैं आज कर लूंगा और उसके बाद इसमें आपको एससी आयोग यानी कि अनुसूचित जाति आयोग, एसटी आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग और ओबीसी आयोग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि जो आपकी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके कुछ आयोग, इन तीनों के आयोग के संबंध में मुझको आपसे चर्चा करनी, चूंकि यह विस्तृत चर्चा है तो इसको अगली क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज इसके जो महत्वपूर्ण भाग 16 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं। तो अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है? एससी एसटी समुदाय का लोकसभा में सीटों का आरक्षण। जो आपका अनुसूचित अनुच्छेद 330 के तहत जो आपका अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है इनको लोकसभा में कुछ सीटों का आरक्षण दिया गया है, उसकी चर्चा आपके अनुच्छेद 330 में की गई। और इसी क्रम में आपको याद रखना है कि लोकसभा में आपका ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे बन सकता है कि एससी को कितनी सीटों का आरक्षण प्राप्त है। तो लोकसभा में आपका जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी है उसको 84 सीटें प्राप्त है और एसटी को 47 सीटें यानी कि अनुसूचित जनजाति को 47 सीटें प्राप्त है। कहाँ? लोकसभा में। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 330 के तहत किया गया। फिर आपका आता है अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में आरक्षण। बहुत महत्वपूर्ण है आपका जो 331 है, इसमें एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में 2 सीट का आरक्षण प्राप्त था। लेकिन फिर आता है 104वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में आया था। 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया। इसके तहत जो आपका 2 सीटों का लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण अनुच्छेद 331 के तहत प्राप्त था और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन को आरक्षण प्राप्त था उस प्रावधान को एक आपका जो संविधान संशोधन 104वां था जो कि 2020 में आया था इसके तहत निरस्त कर दिया गया था। तो आपको याद रखना अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन का लोकसभा में आरक्षण था, कितनी सीटों का था? 2 सीटों का आरक्षण था। लेकिन वर्तमान में क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान में एंग्लो इंडियन का प्रावधान हमारी लोकसभा या विधानसभा में नहीं है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 332 एससी एसटी का विधानसभा में आरक्षण। 330 में लोकसभा में आरक्षण था और अनुच्छेद 332 के तहत आपका एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, तो जो आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में इनके आरक्षण का प्रावधान किया गया। विधानसभा में आरक्षण को कैसे मिलता है? इनकी जनसंख्या के अनुपात में, आपको याद रखना। फिर अनुच्छेद 333 एंग्लो इंडियन का विधानसभा में आरक्षण। तो वही बात, एंग्लो इंडियन का विधानसभा में आरक्षण था। हर विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 1 सीट आरक्षित थी। लेकिन जब आपका 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया तो एंग्लो इंडियन की कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी। फिर आपका आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में बात की गई है एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कहने का मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो पहली चीज यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 में किया गया। और बाकी इस आयोग के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा मैं कल की क्लास में करूंगा आपसे। फिर अनुच्छेद 338 है, तो इसमें बात की गई एनसीएसटी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग। आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो चूंकि देखो यहाँ पे 338 के साथ में ए लग गया, इसका मतलब है किसी न किसी पहले या मूल संविधान में नहीं था, किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो मैंने आपको 89वां संविधान संशोधन 2003 का पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग की व्यवस्था की जाएगी। तो आपका जो अनुच्छेद 338 है इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग की व्यवस्था की गई है और इसका प्रावधान 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया। फिर आपका आता है अनुच्छेद 338 भी, यह भी मूल संविधान में नहीं था और इसका भी प्रावधान किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी कि आपका जो अनुच्छेद 338 बी है इसमें ओबीसी आयोग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान आपका अनुच्छेद 338 बी के तहत किया गया है और यह मूल संविधान में नहीं था। इसका प्रावधान 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा किया गया। क्या याद रखना है? अनुच्छेद 338 बी में ओबीसी आयोग यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है और यह मूल संविधान में नहीं था। इसको 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा इसका प्रावधान अनुच्छेद 338 बी के तहत किया गया है।
तो आपका जो भाग 16 था उसको मैंने जो उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इन तीनों आयोग के विषय में विस्तृत चर्चा हम कल के क्लास में आपसे करेंगे। और मैंने संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग के जो बचे हुए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बची हुई थी उसकी चर्चा मैंने आपसे कर ली है। तो आज की क्लास चूंकि कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको आप तैयार रखिएगा और ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी की क्लासेस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा रहा हूँ। वहाँ आके आप हिंदी की बहुत विस्तृत तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 60 वीडियोज के माध्यम से संविधान संशोधन की श्रृंखला चल रही है, वहां जुड़कर आप महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।